So now we will start with the topic now. Yeah, चालू करते हैं, शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोगों ने लास्ट टाइम आधे में ही छोड़ दिया था. दैट इज प्रतिष्ठा. करेक्ट. चल, विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक नाउ. प्रतिष्ठा, किंगडम प्रतिष्ठा हम लोगों ने मोनेरा पढ़ लिया था. प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा इज द नेम गिवन टू दिस पर्टिकुलर किंगडम. अच्छा, दिस किंगडम जैसे मैंने बताया कि तीन चीजें होती है. कौन कौन सी? सबसे पहला तो टाइप ऑफ सेल, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, और उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. टाइप ऑफ सेल इज लाइक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज लाइक यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. और उसके बाद आता है दैट इज योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. सर उसके भी पहले के दो स्लाइड्स एक्सप्लेन करो ना. कौन से दो स्लाइड्स रे पापा? टुडे इज वर्ल्ड, हाँ या आई नो, टुडे इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. ट्रू, इट इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. या ये ऑलरेडी हो चुका है ना. प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल. दिस इज द एंड ऑफ मोनेरा. और हम लोगों ने फिर प्रोटेस्टा चालू किया था. ठीक है, एक बार आप वीडियो देख लो. अगर आपको वापस रिवीजन चाहिए या कुछ चाहिए तो ऑलरेडी लिंक इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, यू कैन चेक इट. ओके. कौन सा डीएनए करे अमन? आई हैव जॉइंट लेट. कितना सिखाया नहीं, अभी तक चालू नहीं किया वैष्णवी, डोंट वरी. मैं बच्चों स्टूडेंट से बात कर रहा था थोड़ा. वी आर मीटिंग आफ्टर अ वीक्स टाइम ना, तो थोड़ा मैं बच्चों से बात कर रहा था. कौन सा डीएनए वाला रे? अभी तक हमने प्रतिष्ठा चालू नहीं किया अमन. ठीक है, देखते हैं. चलो अमन, बाद में देखते हैं. लेट्स सी. थोड़ा दिमाग में रखो इस चीज को. एज आई सेड, तीन चीजें होती है. टाइप ऑफ सेल या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, एंड देन उसके बाद आता है उसके बाद आता है दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यस. So hum is saying nature conservation day is also there. So hepatitis day और nature conservation day है आज. ऐसा स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं. नेचर कंजर्वेशन का तो पता नहीं, हेपेटाइटिस डे है ये मुझे पता है. ओके, चलो. सो सेम यहाँ पे भी आएगा. सो दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. लेकिन फर्क कैसा है? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर यूनिसेल्युलर, स्टिल दे आर यूकैरियोटिक. ठीक है, जैसे हम लोगों ने मोनेरा में देखा था कि वो सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक है. मतलब ये वाले क्लासिफिकेशन में वी हैव ओनली वन किंगडम व्हिच हैज प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज मोनेरा. Protista, fungi, plantae, animalia. All these four kingdoms will have eukaryotic cell. So, though it is unicellular, but it is eukaryotic. Therefore, it doesn't fall under the category of the Monera, but then it is differently categorized as a kingdom Protista. And therefore, it forms a link between the kingdom Monera and multicellular eukaryote, मतलब fungi onwards. तो ये दोनों के बीच का है. कैसे? जैसे it has one character of kingdom Monera. What is that one character? That it is unicellular. But it has another character of the further fungi, plantae, animalia, where all these kingdoms are having eukaryotic cells. So that is the character which it has. So it is considered as the connecting link or a link between the kingdom Monera and multicellular eukaryotes. Okay, चलो देखते हैं कि अभी एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली प्रोटिस्टा है क्या. नाउ एज आई सेड, इट इज गोइंग टू बी यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक सेल. व्हेन आई से यूकैरियोटिक मतलब इट विल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इसका न्यूक्लियस डिफाइंड रहेगा, प्लस इसके साथ साथ इट्स गोइंग टू हैव इट्स ओन न्यूक्लियर एनवेलप. क्योंकि न्यूक्लियस डिफाइंड है तो नेचुरली न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा. उसके साथ रहेगा उसका अपना खुद का न्यूक्लियोप्लाज्म, which is nothing but the cytoplasmic substance present within the nucleus. तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. Naturally, nucleus is defined. So nucleus के अंदर होता है genetic material. So that genetic material here is known as the chromosome. Okay, so chromosome will be present here. No, don't draw anything. Huh? Okay, you just have to write the points. Okay, and it will have, since the nucleus is defined, so it will have the nucleolus as well. न्यूक्लियर एनवलप का मीनिंग आता है, न्यूक्लियर एनवलप का मीनिंग आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, न्यूक्लियर एनवलप का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यस, एंड न्यूक्लियोलस इज एक्चुअली अ नॉन सेल्युलर, non membrane bound structure present inside the nucleus.
एंड दिस न्यूक्लियोलस हैज एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ, इसका एक इंपॉर्टेंट काम होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। It's a structure which is present inside the nucleus, which is not bounded by the membrane. जैसे ब्लैक कलर का, ऐसा डार्क ब्लैक कलर का धब्बा आपको दिखेगा अंदर, ओके, ठीक है। सो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस, राइट। देन इट विल हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सारे ऑर्गेनेल्स को एक प्रॉपर मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। सो दैट इज देयर, प्लस द सेल वॉल विल बी प्रेजेंट। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है इन प्रोटिस्ट दैट दे डू नॉट हैव द सेल वॉल, उनको सेल वॉल नहीं होता है, and some organisms will have the cell wall, and if they have the cell wall, then the cell wall will be made up of cellulose, like a plant. जैसे प्लांट में सेलुलोसिक सेल वॉल होता है, वैसा इनका भी सेल वॉल रहेगा, अगर रहता है तो इट्स गोइंग टू बी सेलुलोज। सो मीनिंग देयर आर सम एनिमल्स, some organisms in protista which do not have the cell wall, and some organisms have the cell wall. If they have the cell wall, then it is made up of cellulose, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है, कैरेक्टर आता है ऑफ द प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्टा का ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। नाउ इनसाइड द न्यूक्लियस वी आर गोइंग टू हैव नेचुरली क्रोमोसोम, एंड chromosomes are made up of what? Chromosomes are made up of the DNA. So DNA will be helical in nature. Helical मतलब ये दिख रहा है आपको स्प्रिंग जैसा, so it appears like a spring, ठीक है, हाँ। एंड इट विल हैव दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डीएनए कैसा होता है ना, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, डीएनए ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। यस यस, डीएनए ये बहुत ज्यादा, ये समझो कि डीएनए ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। सो दिस डीएनए शुड बी सपोर्टेड, उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए। सो इट इज सपोर्टेड बाय दीज हिस्टोन प्रोटीन्स। अभी इसके बारे में ना हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग अच्छे से सीखेंगे उसको कि ये क्या होता है, ठीक है। सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर, सो हेलिकल डीएनए along with the histone proteins will form the chromosome. Yes, correct, Bhushan. So they provide support and stability. तो डीएनए, हेलिकल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर बनता है क्रोमोसोम्स, राइट। मेरे ख्याल से यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। एंड आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द हैबिटेट। yes, हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस एज वेल, ह्यूमंस में भी रहता है, और सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी ऑर्गेनिज्म, ओके भूषण बोल रहा है कि टिल लोकोमोशन हो गया, वेरी गुड भूषण, थैंक यू। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना जिनमें क्रोमोसोम्स रहता है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में हिस्टोन प्रोटीन्स विल बी प्रेजेंट, ठीक है। चलो, somebody saying कि लोकोमोशन तो हो गया है, बुशरा ने भी मुझे बताया कि लोकोमोशन, अच्छा ये तीनों भी पढ़ के हो गया था। Three types of locomotory organ, either they will have flagella, which is one organism organ, either they will have pseudopodia or cilia, like for example amoeba. अमीबा हैज सूडोपोडिया, सूडोपोडिया का मतलब आता है फॉल्स लेग। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो उसमें देखो कैसे लेग्स तैयार हो रहे हैं अमीबा के। अब ये फॉल्स लेग भी कैसे तैयार होते हैं? दिस फॉल्स लेग्स आर फॉर्म बाय द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जैसा जैसा साइटोप्लाज्म मूव होगा वैसे वैसे ये फॉल्स लेग्स बनना चालू हो जाएंगे। सो ईदर दे विल हैव सूडोपोडिया, एंड इफ दे हैव दिस सूडोपोडिया which are nothing but the false feet found in the amoeba. So as you can see here, as the movement of the cytoplasm is taking place, then pseudopodia will be formed, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सूडोपोडिया बनना चालू हो जाएगा। एंड दीज फॉल्स फिट विल हेल्प इन व्हाट? दीज फॉल्स फिट विल हेल्प इन ईदर लोकोमोशन, मतलब एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में काम करेगा, या फिर इट विल हेल्प इन swallowing एंड engulfing ऑफ द फूड, मतलब खाना खाने के लिए भी ये सूडोपोडिया काम है। हम लोग देखते आगे। अमन, इससे पहले एक ही स्लाइड था तो हैबिटेट ही था, तो वाटर बॉडीज, टेरेस्ट्रियल ऐसा मैंने बताया, तो बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। Yeah, so we'll move ahead. Yes, endocytosis, correct दिया। So that's called as when they're taking food, we call this as endocytosis। ये आप लोगों ने already long ago, once upon a time, पुराने जमाने में 10th standard में पढ़ा था, ancient time में, है ना? तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th में, 9th में। Good. Then organisms can have the cilia, as you can see here. This is an organism known as paramecium. तो paramecium में आपको मिलेगा, yes, phagocytosis, correct, नियति। नियति must be from CBSE then, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे cilia रहता है। So ciliated cilia will help in locomotion, or they are going to have the flagella.
जैसे फॉर एग्जांपल इट इज फाउंड इन केस ऑफ यूग्लिना, तो आप देखोगे तो एक एंड पे फ्लैजेला है, ठीक है, एंड दिस इज अ टिपिकल मूवमेंट ऑफ द यूग्लिना एज यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ flagella. Okay, so the locomotion in these organisms can be with the help of flagella or pseudopodia or cilia. ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग एक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं. सो आई होप लोकोमोशन इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? अभी मोड ऑफ फ्लैजेला का मतलब आता है, ये कैन यू से दिस whip like स्ट्रक्चर, correct? This is an extension of the cytoplasm only, and this shows lashing movement. Lashing movement मतलब चाबुक की तरह. चाबुक कैसा होता है, ठीक है, विप कैसे करते हैं हम लोग, तो लैशिंग मूवमेंट्स बोलते हैं उसको. तो इट शोज दिस लैशिंग मूवमेंट एंड दैट हेल्प्स इन मूवमेंट. लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो चला जाता है. सर जब मैं 6 में था तब मेरे को वो पैरामेशियम वो चप्पल के नीचे का कुछ भी चप्पल क्या है, चलो ठीक है, पैरामेशियम उसको सोल की तरह लगता था. SOLE, SOUL नहीं. चलो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये दोनों भी इसमें रहेंगे. इधर इज गोइंग टू बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, दोनों भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको दिखाई देंगे. नाउ ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? They are going to perform the process of photosynthesis, like for example diatoms and euglena. So these are the two organisms in protists which are known as autotrophic, autotrophs. Why? Because they have this green color pigment, or they have this pigment called as chlorophyll, which traps the light energy and then they perform photosynthesis. Okay, so this is found in diatoms and euglena. But if it is heterotrophic, अगर ये heterotrophic रहेगा तो heterotrophic में कौन से टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? जैसे फॉर एग्जांपल it can have holozoic mode of nutrition. Now what is holozoic mode of nutrition? You can see this organism identify easily, that is amoeba. Holozoic का मतलब आता है organisms will take the food inside and then they will digest the food and then they will swallow it. तो बेसिकली खाना अंदर लेंगे when the food enters inside the body, जैसे हमारा होता है, yes, जैसे हमारा होता है, like we have same type of nutrition. Holozoic हमारा nutrition है, we take in food inside, the enzymes will work on the food inside the body to digest the. तो सेम थिंग हैपेंस हियर, लाइक इन केस ऑफ अमीबा. यस, फाइव स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. सो दे डाइजेस्ट फूड इनसाइड द बॉडी, लाइक फॉर एग्जांपल अमीबा. या फिर इट्स गोइंग टू हैव अनदर इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सैप्रोफाइटिक. सैप्रोफाइटिक का मतलब आता है बाय, yes, decomposing or degenerating. So by decomposition process, so decaying matter, so they feed on dead and decaying matter like slime molds. So this is another example. Slime molds is an example of saprophytic mode of nutrition under protista. Or they can also have parasitic mode of nutrition. Parasite का मतलब क्या आता है? The organism which survives and lives on another organism. We call that as host body. तो host body के ऊपर survive करने वाला organism. So they live on like either organism. Either they will live inside the body of an organism or on the body surface outside. Like for example, Plasmodium. जैसे आप लोगों को ये ऑर्गेनिज्म पता होगा, प्लाज्मोडियम इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नोन टू कॉज मलेरिया इन ह्यूमंस. हम लोगों को यस मिक्सोट्रॉफिक बोल सकते हैं उसको, करेक्ट दीपिका. So we call this as Plasmodium is the one which is known to cause a disease called as malaria. So Plasmodium is a type of organism which is seen outside, ठीक है, rather sorry, inside the body, ठीक है. Yeah, this is a type of malarial parasite which is going to attack the RBCs. ये RBCs को अटैक करता है and it starts destroying RBCs rapidly. So that is how we see the importance of these three nutrition. तो heterotrophic में तीनों भी nutritions मिलेंगे आपको. Heterotrophic nutrition अगर प्रोटिस्टा में रहेगा तो all the three are found, that is holozoic, saprophytic and parasitic. Mixotrophic का मीनिंग आता है all three, ठीक है. दूसरा, okay sir, can you show the autotrophic nutrition slide? Yeah, I'll show you. लेकिन ये समझ में आया सबको? Has everyone understood? Easy है, बहुत ज्यादा difficult नहीं है. You just have to remember the names. आप लोगों को ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखने कि if it is holozoic तो अमीबा है,
If it is saprophytic तो slime mold है. If it is parasitic तो plasmodium है. ओके तो इतना सिर्फ आपको याद रखना है. And if it is autotrophic, that's going to be diatoms and euglena. Diatoms is going to be important. मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाता हूँ कि diatoms क्या होते हैं. Write down this first. हो गया? Done, sir. Yeah. चल नेक्स्ट ये पूरा चार्ट लिख लो. पहले सी हेड क्या हुआ? पहले होलोजोइक लिखो, हेटेरोट्रॉफिक का नाम लेके लिख के, फिर उसके बाद सैप्रोफाइटिक लिखो, फिर उसके बाद पैरासाइटिक. सर साइटोप्लाज्म कैन कंटेन प्रोटीन्स. साइटोप्लाज्म में प्रोटीन ग्रैन्यूल्स होते ही है ना श्रद्धा. साइटोप्लाज्म डज हैव द प्रोटीन, दैट इज व्हाई द साइटोप्लाज्म इज सीन ग्रैन्युलर. ओके दो टाइप के साइटोप्लाज्म होते हैं ना, इट इज ग्रैन्युलर एंड एग्रैन्युलर, मतलब क्लीन. तो ग्रैन्युलर रहेगा तो उसमें जनरली प्रोटीन. सी प्रोटीन्स क्या है ना, व्हाई प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे सिस्टम में लेट बी एनी ऑर्गेनिज्म वी रिक्वायर प्रोटीन्स एट अ वेरी लार्ज क्वांटिटी. यू नो व्हाई? बिकॉज प्रोटीन्स दे आर नोन टू फॉर्म द एंजाइम्स. Proteins are known to be helpful for wear and tear mechanism. Proteins are helpful for building up mechanism. Proteins are helpful for like you know formation of the DNA. DNA बनाने के लिए भी proteins की जरूरत होती है. तो ऐसे ना बहुत सारे जगह पे प्रोटीन्स की जरूरत होती है. डीएनए कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. एंड दैट इज व्हाई प्रोटीन्स आर कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड इन द सेल. ठीक है चलो लिख लो ये फटाफट. लास्ट स्लाइड प्लीज. ऑटोट्रॉफिक का यस सर, एग्जांपल सेट मिनिमम. ये वाला डन डन. सर. क्या था ये इसका? अमन इज आस्किंग मी समथिंग. कौन सा दो वाला नाम अमन? सर ऑन आवर पेड बैच ग्रुप there is some message which says that we have contact to join some batch. नहीं बुशरा कोई जरूरत नहीं है. न्यू बैच इज कंप्लीटली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट टेकन द एडमिशन. ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रिजल्ट्स के लिए रुकते हैं और रिजल्ट्स आने के बाद एडमिशन लेते हैं. तो उनके लिए ये बैच हम लोग चालू कर रहे हैं. नॉट फॉर यू पीपल, सिंस यू पीपल आर देयर राइट सिंस बिगिनिंग. इसके लिए प्रॉब्लम. ठीक है सो यू नीड नॉट जॉइन दैट. थायराइड, अच्छा थायराइड कार्टिलेज है वो. That's called as the thyroid cartilage. That is basically present on the larynx. And there are two vocal cords, है ना, false and true vocal cords. कौन सा? cricoid cartilage. लेकिन cricoid cartilage humans में अच्छा arytenoid. Okay. Arytenoid, NOID. Okay. चलो अमन बीच में कुछ तो भी पूछ देता है. Shall we now आगे बढ़े? ओके तो ये तो हो गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अमन अभी वो बाद में डिस्कस कर देना प्लीज, अभी थोड़ा सा ये फ्लो में चल रहे हैं ना. हाँ चलो. नाउ दे आर नोन टू स्टोर द फूड. यस यस सी वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं. हु कैन टेल मी व्हाट आर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स एंड ट्रू वोकल कॉर्ड्स? यस कैन एनीवन टेल मी? ये बहुत बार क्वेश्चन आके गया आप लोगों को वोकल कॉर्ड्स का. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसी को पता है क्या है? Sir, may I? हाँ Sir, false vocal cords are those which are providing support to the true vocal cords, and they are Okay. present above the true vocal cords,
and the true vocal cords are the ones which are going to produce the sound. Very good. So basically, and who was this? Shraddha क्या? No sir, Sanika. सानिका. ओके सानिका, नो प्रॉब्लम. तो बेसिकली ना ये देखो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये लाइंस है, तो समवेयर हियर वी हैव दिस वोकल कॉर्ड जो हम लोग दिखाते हैं हमेशा. इट इज लाइक दिस, वी शेप्ड रहता है ना, लाइक दिस. और इसके ऊपर ना एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड आता है विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन कॉल्ड एज द फॉल्स वोकल कॉर्ड. इट अपीयर्स लाइक दैट बट इट इज नॉट. ओके, सो इट्स कॉल्ड एज द फॉल्स वोकल कॉर्ड. एंड इसके बीच में ना, जैसे ट्रू वोकल कॉर्ड्स विल प्रोड्यूस द साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करने का काम एक्चुअली वोकल कॉर्ड करेंगे. इसके ऊपर स्किन फोल्ड आता है और म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड, नॉट एग्जैक्टली स्किन बट a mucous membrane fold. So that mucous membrane fold is called as the false vocal cord. And of course there is a gap present between the vocal cord and the larynx ना, बीच में छोटा सा गैप रहता है. What is that gap called as? ये भी क्वेश्चन आके गया है. Yes, perfect. Shraddha has given a correct answer. That's called as, yes, very good. सानिका ने भी दिया ventricle. इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल. यस, दिया, परफेक्ट. श्रावणी ने भी. ग्लॉटिस इज बेसिकली द ओपनिंग बेटा. श्रावणी, ग्लॉटिस इज एन ओपनिंग. तो वोकल कॉर्ड के बीच में म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड आता है ना, तो वहां पे छोटा सा गैप रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल. करेक्ट. ये वोकल कॉर्ड है, एक्चुअल वोकल कॉर्ड है. एंड उसके ऊपर एक छोटा सा स्किन फोल्ड आता है विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. तो इसके ऊपर रहेगा स्किन फोल्ड. ठीक है, इस तरीके से, लाइक दिस. सो दिस स्किन फोल्ड इज कॉल्ड एज द फॉल्स वोकल कॉर्ड. और दोनों के बीच में यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, सो दैट्स कॉल्ड एज द वेंट्रिकल. सो इट्स अ स्मॉल गैप. ठीक है. सो हम, यस सर. हाँ, तो ये बड़ा सा स्किन फोल्ड नहीं, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड रहेगा, तो उसको हम लोग appears like a vocal cord but it is not the vocal cord. इसके लिए उसको फॉल्स बोला गया है. चलो आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा ये चैप्टर की तरफ. नाउ these organisms are known to store the food as a reserve. कौन कौन से फॉर्म में स्टोर होगा? Some organisms are known to store food in the form of glycogen. Some organisms will store their food as starch. Some of them will store as fat. ठीक है. So carbohydrates can be stored in the form of both glycogen as well as starch. लेकिन organisms अलग अलग रहेंगे. So that is the storage form of food. So if at all if they store the food will be stored in this particular form, that is glycogen, starch and fat. ठीक है. So ये हो गया हमारा storage. Now another important characteristic is the reproduction. Now how these organisms are going to reproduce? अभी दोनों फॉर्म मिलेगा, मतलब कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा. So asexual reproduction अगर रहेगा तो it is generally in the form of a mechanism known as amitosis. संजीवनी को चाहिए लास्ट स्लाइड. ये देखो संजीवनी, लास्ट स्लाइड. हो गया? ओके. चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, सब लोग अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये वाला पार्ट और इसके आगे वाला पार्ट. Now this reproduction is both asexual as well as sexual. If it is asexual, first type is called as amitosis. Now what is amitosis? Amitosis is nothing but the unequal nuclear division. अभी थोड़ा ध्यान दो इधर ना, ये exactly होता क्या है. When it comes to, it's a type of cell division. Okay? और सेल डिवीजन में आपने एक सेल डिवीजन सुना होगा called as mitosis. अच्छा, जब ये सेल का डिवीजन होता है, नॉर्मल सेल की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली जब सेल में डिवीजन होता है तो उसमें सबसे पहले किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियर डिवीजन. ओके, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. लेकिन जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसके लिए क्या क्या होता है? तो उसके लिए बेसिकली डीएनए का डबलिंग अप, फिर उसमें क्रोमोसोम्स आपको दिखेंगे, क्रोमोसोम्स के साथ आपको दिखेगा स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स दिखेगा, और उसके बाद फिर डिवीजन होगा. करेक्ट. लेकिन यहाँ पे एमाइटोसिस में ये सब कुछ होता
नहीं है, दिस डजंट टेक प्लेस। मतलब विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एंड द क्रोमोसोम्स द न्यूक्लियस विल डायरेक्टली डिवाइड। तो न्यूक्लियस सीधा सीधा डिवाइड हो जाता है। Part of the DNA will be moved to the one cell, part of the DNA will remain within the another, or chromosome will go in one cell, part of the chromosome will remain in another cell. तो इस तरीके से ये डिवीजन होता है। सो इट्स अ एमाइटोसिस, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड स्पिंडल फाइबर्स। लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन कैसे होता है? तो न्यूक्लियर डिवीजन रहता है डायरेक्ट, DIRECT, एंड अनइक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे दिस मैकेनिज्म इज नोन एज एमाइटोसिस। सबको एमाइटोसिस समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. Good. So it's a nothing but unequal nuclear division without formation of chromosomes and spindle fibers. Okay, organism का नाम देखो, जैसे there is one organism given called as mega nucleus of paramecium. Paramecium आपको पता है, जो हमने अभी दिखाया। पैरामेशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मेगा न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस रहता है। करेक्ट? तो माइक्रो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो टिपिकल रहता है, लेकिन मेगा न्यूक्लियस का डिवीजन इज लाइक दिस। हाँ, डायग्राम लुक्स लाइक फिशन नॉट एमाइटोसिस। दिस इज एक्चुअली फिशन का ही डायग्राम है, बाइनरी फिशन का ही डायग्राम है। दिस इज नॉट अ टिपिकल डायग्राम ऑफ एमाइटोसिस। ओके, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन सिर्फ यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन फिशन में प्रॉपर डिवीजन होता है न्यूक्लियस। ठीक है, चलो। सो मेगा न्यूक्लियस ऑफ द पैरामेशियम, या फिर वी हैव अनदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस। प्रॉपर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स with the same number of chromosomes, like for example in case of binary fission। तो ये किस में होता है? अमीबा। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, न्यूक्लियर डिवीजन अनइक्वल है, तो यहाँ पे नेचुरली क्रोमोसोम का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो अनइक्वल रहेगा। लेकिन इधर माइटोसिस में देयर इज नो सच अनइक्वल डिवीजन। माइक्रो न्यूक्लियस बेटा अमन, पैरामेशियम हैज वन मेगा न्यूक्लियस एंड वन माइक्रो न्यूक्लियस। ऐसे दो टाइप के न्यूक्लियस पैरामेशियम में आपको मिलेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका टिपिकल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और भी है इसमें। ओके, जस्ट राइट दिस डाउन फर्स्ट। चलो, हो गया सबका? No, sir. आर यू ऑल डन? No, sir. हाँ, लिखो लिखो। यस, अमीबा में सिंपल बाइनरी फिशन होता है, करेक्ट। दीपिका, मल्टीपल फिशन बर्डिंग स्पोर फॉर्मेशन इज एसेक्सुअल, लेकिन ऑर्गेनिजम्स इसमें अलग अलग रहेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग, अभी आएगा। और इन जनरल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा दीपिका ने मुझे बताया। किसी का तो भी माइक चले मेरे ख्याल से। हाँ, गुड, थैंक यू। हो गया? Done, sir. चल आगे बढ़े। हेलो। Yes, sir. हाँ, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो नेचुरली वी नो दैट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। So male gamete and female gamete. So naturally there will be fusion of the gametes to give rise to a structure, a single cell structure called as the zygote. ठीक है, अच्छा, ये gametes fuse होके zygote बनाएंगे, then this zygote which is formed here will develop into a young individual. So जैसे typical, yes, fusion of the gametes, जैसे typical sexual reproduction होता है किसी भी organism में, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। But
यहाँ पे जाइगोट जब नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, सो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, यस, एम्ब्रियो इसमें नहीं रहेगा, डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना चालू हो जाएगा। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर हायर एनिमल्स की बात करते हैं, तो वी आर गोइंग टू डेवलप द embryo and an embryo develops into a young one, but that doesn't happen here. So without formation of the embryo, the zygote will give rise to a young one. So this is another important MCQ. ठीक है, very important MCQ question for you all to remember. Okay, फिर थोड़ा सा ध्यान में रखो। यस दीपिका, करते हैं हम लोग वो भी सब, आइसोगैम एनिसोगैम। कॉन्जुगेशन हो गया ना, कॉन्जुगेशन तो इसमें था ना मोलेरा में, हम लोगों ने देखा था ना कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है, सो दैट इज मोनेरा में, यहाँ पे नहीं होगा। चलो, यस, द जाइगोट इटसेल्फ इज अ न्यू ऑफस्प्रिंग ना, किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जाइगोट ही बनेगा, और जब ये जाइगोट बनता है ना, तो नेचुरली दिस जाइगोट इज गोइंग टू बी अ न्यू ऑर्गेनिज्म और इज गोइंग टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। आएगा सानिका, सब आएगा, एग्जांपल्स भी देता हूँ सेक्सुअल के, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, इसके लिए अभी इमीडिएटली नहीं बताता हूँ। ओके, एक एक क्योंकि अभी हम लोग को इसके टाइप्स पढ़ने हैं ना, क्लासिफिकेशन का फर्दर टाइप्स पढ़ना है, सो दैट टाइम आई विल टेल यू कि कैसे ये आते हैं। ओके, अच्छा, अभी ये पूरा एक एट अ ग्लांस ये पूरा प्रेजेंटेशन है, जिसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी यूकैरियोटिक, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देयर विल बी यूनिसेलुलर, ये नहीं लिखा तो भी हाँ, ये माइंड मैप है, इसको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिसेलुलर, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेल वॉल विल बी एब्सेंट, if present will be cellulosic, mode of nutrition will be autotrophic और heterotrophic। अगर heterotrophic रहेगा तो holozoic, parasitic, saprophytic। इसमें आप एग्जांपल्स लिख के रख सकते हो। holozoic का एग्जांपल आता है अमीबा, पैरासाइटिक का एग्जांपल आएगा, क्या आएगा पैरासाइटिक का एग्जांपल, मलेरियल पैरासाइट कॉल्ड एज व्हाट, प्लाज्मोडियम। एंड सैप्रोफाइटिक का एग्जांपल क्या आएगा, सैप्रोफाइटिक, जल्दी बोलो, गौरी, Slime mold. करेक्ट, प्लाज्मा, slime mold, SLIME, slime molds, very good, so that is saprophytic mode of nutrition. Reproduction, locomotion is with the help of pseudopodia, cilia or flagella. Pseudopodia in case of amoeba, cilia paramecium, flagella euglela. Asexual reproduction में either amitosis or mitosis, mega nucleus of paramecium is amitosis, mitosis में you can take the example of amoeba, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग देखते हैं, डिटेल्स आएंगे इसके आगे। ओके, ये सालो करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी सी एट अ ग्लांस द बेसिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, तो उसमें एक पहला टाइप का प्रोटिस्ट आता है, वी कॉल दिस एज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अभी इसकी तरफ अच्छे से ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पार्ट वी आर स्टार्टिंग विद, ठीक है। So plant-like protists, which are also known as chrysophytes. Okay, तो उसमें पहला आएगा जैसे chrysophytes होते हैं। Now what are these plant-like protists? तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें एक ऑर्गेनिज्म आता है called as desmids नाम का ऑर्गेनिज्म, या फिर we have one more organism that's called as dinoflagellates। Di मतलब two, flagella मतलब whip-like structure. So the organism having two flagella, so it's called as dinoflagellates. And the third one is of course the diatoms. Correct, Deepika. So the third one is diatoms. प्रोटोजोआ का मीनिंग आता है, सी बेसिकली प्रोटोजोन पैरासाइट मतलब क्या, दिस इज प्रोटोजोआ आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बी फाउंड ऑन द अर्थ, ऐसा बोला गया, तो इसके लिए उसको नाम दिया प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव मतलब फर्स्ट, जुआ मतलब ऑर्गेनिज्म, so the first organism to be found on the earth called as protozoa, right? Now plant like protists में we have desmids, we have dinoflagellates and we have diatoms। अभी ये सब कुछ अपने को पढ़ना है, yes, ठीक है, ये सब लोग हमको एक एक करके पढ़ना है। सर, what is the general name of these plant like protists? These are the names ना,
यही तो ऑर्गेनिजम्स है। अभी इसमें एग्जांपल्स आएंगे, इसमें कुछ एग्जांपल्स है नहीं, उनका नाम ही वैसे दिया है। ओके, दिस वन, ये स्लाइड चाहिए। यस, डायटम्स आर बेसिकली नोन टू फॉर्म द डायमीटर्स अर्थ, यानी सॉइल का पानी के नीचे जो सॉइल बनता है ना, वो डायटम्स का बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, करेक्ट, प्लैंक्टन भी बोलते हैं। प्रीवियस स्लाइड, इससे भी प्रीवियस वाला स्लाइड, ये वाला, ये तो क्राइसोफाइट्स इतना ही लिखा है। ये वाला, दिस वन, भूषण। यस सर। हाँ हाँ, डन चलो सर। ये चाहिए। ओके, अमन क्या चाहिए? हो गया सेकंड अमन तेरा, 1 सेकंड हो गया। डन, चल। Plant like protist or chrysophytes. So these are the three examples of the plant like protist. Now chrysophytes मतलब क्या आता है? बेसिकली क्राइसो का मतलब आता है गोल्डन या फिर गोल्ड। फाइट्स मतलब लाइक प्लांट लाइक होता है ना, फाइटॉन बोलते हैं ना हम लोग इसको। तो वाटर बॉडीज रहता है जो प्लांट जैसा दिखता है, क्योंकि उनमें होता है फोटोसिंथेसिस, इसके लिए उसको नाम दिया है क्राइसोफाइट्स। सर इनको क्राइसोफाइट्स भी बोलते हैं, हाँ वही ना, गोल्डन। ओके, चलो, जैसे डेस्मिड्स आता है इसमें, विच आर नोन एज द गोल्डन अलगी, या फिर डायटम्स आता है। ठीक है, डायटम्स का जो बेस होता है ना, वो टिपिकल गोल्डन से ज्यादा सिलिका का रहता है, बिकॉज डायटम्स का जो वॉल रहता है, सेल वॉल, वो सिलिका बेस्ड रहता है। So and definitely appears like golden, but more golden appearances of the desmids, that is known as the golden algae. ये भी मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कहीं तो भी लिख के रखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ। क्राइसो का मतलब क्या आता है? गोल्ड। फाइट, फाइटॉन, सो प्लांट जैसा है, इसके लिए उसको क्राइसोफाइट्स ऐसा नाम दिया है। यस, क्राइसोफाइट्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, तो उसमें से ये एक ग्रुप है कॉल्ड एज क्राइसोफाइट्स। और रादर यू कैन से क्राइसोफाइट्स इज लाइक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट जैसा। प्लांट जैसा क्यों? क्योंकि इनमें होता है फोटोसिंथेसिस, इसके लिए। ओके, चलो। Now, these are all microscopic in nature and are known to float passively in water currents. पानी में ये passively ऐसे float होते रहते हैं। Desmids और diatoms is the name of the organisms itself, और उसमें भी कुछ अलग अलग है, तो वो आएगा आगे, दूसरा रुको। ठीक है, ये हम लोग डिटेल्स का पढ़ रहे हैं, डोंट वरी। अभी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है ये, and they are known to float passively in the water current, मतलब they do not have their own structures which will help them to locomote, movement में काम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, they are all found in the fresh as well as marine waters. नहीं, लोकोमोशन इनमें होता नहीं है, लेकिन जो भी लोकोमोशन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द वाटर करंट। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि पानी के करंट के साथ ये मूव होते रहते हैं, यानी पानी हिलता रहेगा तो ये आगे आगे जाएंगे या फिर पीछे आएंगे। अगर पानी स्टैग्नेंट हो जाएगा तो दे विल आल्सो रिमेन स्टैग्नेंट, दे विल नॉट मूव। करेक्ट, सो इस तरीके से इनका खुद का मूवमेंट देखा गया है। सर वो पानी के वेगा से ना सर होगा ना, रुको, यानी वाटर करंट से ही होगा ना बेटा। वाटर अगर स्टैग्नेंट रहेगा तो वो स्टैग्नेंट रहेंगे, वाटर अगर फ्लो होते रहेगा तो वाटर के साथ वो फ्लो होते रहेगा, या फिर वाटर में धीरे धीरे अगर ऐसे ओशन जैसे वेव्स आते रहेंगे तो वेव्स के साथ मूव होते रहेगा। बट इट विल नॉट है ये। अभी देखो ना डायग्राम्स, अगर आप देखोगे तो इनमें कहीं पे भी लोकोमोटरी ऑर्गन आपको दिख नहीं रहा है। दे डू नॉट हैव देयर ओन लोकोमोटरी ऑर्गन्स। और लाइट स्लाइड, वैष्णवी कहाँ है तू? ये वाला, ये तो नाम है सर। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। So they are microscopic, floats passively in the water current, found in fresh as well as marine water. दोनों भी पानी में आपको मिलेगा, and since they are found only in the water, so we call them as phytoplanktons. Another important MCQ.
ठीक है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस में फाइटोप्लैंक्टन्स, क्योंकि पानी के अंदर मिलता है. सो phytoplanktons are what? Phytoplanktons are plant-like protists. ठीक है, so plant-like protists are called as the phytoplanktons. तो ये सिर्फ याद रखना है, right? So ये एक important क्वेश्चन हो गया आपका एमसीक्यू. Now the mode of nutrition is going to be autotrophic, क्योंकि plant like है तो naturally zooplanktons are animals. Yes, animal like protist आगे आएगा आदित्य, वो जैसे अभी plant like protist है वैसा आगे आएगा animal like protists. So animal like protists are called as the zooplanktons. ठीक है, चलो. Now they are all autotrophic in nutrition. They will show autotrophic nutrition. इसके लिए तो हम लोग उनको phytoplanktons बोलते हैं या फिर plant like protists बोलते हैं, because they show autotrophic nutrition. Like for example diatoms, which is a chief producer of aquatic environment. Chief producers of producers मतलब क्या? They will synthesize their own food. तो aquatic environment में सबसे important organism जो सबसे ज्यादा खुद का खाना खुद बनाता है, that is diatoms. Okay, so इसके लिए ये एक important mechanism आता है. So autotrophic mode of nutrition is a mode of nutrition found in these organisms. ठीक है, लिख लो इसको. Yes, they will produce their own food. Diatoms. अरे पूर्वेश शुरू भी नहीं हुआ, ब्रेक चाहिए. पूर्वेश को आदत नहीं रही अभी बायोलॉजी, एक ही हफ्ता तो गायब था मैं. हाँ Sir, in this diagram, we can see that the organisms have flagella-like structure. हाँ, तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स थे, हमने देखा था ना. डेस्मिड्स एक था, है ना, डायनोफ्लैजिलेट्स था. देखो डायनोफ्लैजिलेट्स मैंने बोला था, तो आएगा आगे. Sir, but previous slide में भी आपने जो picture बताया था उसमें भी उसमें cilia-like structure था. नहीं नहीं, वो उसका नहीं है. Okay. वो ऑर्गेनिज, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं ना, तो इसके लिए वो फोटोग्राफ वैसे लिए गए. ठीक है, लेकिन ये डायनोफ्लैजी, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, दे आर कॉल्ड एज अ डायनोफ्लैजिलेट्स. लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट ना, जिसमें डायटम्स और डेस्मिड्स की बात कर रहे हैं. तो डेस्मिड्स और डायटम्स में दे डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, राइट? हाँ, कौन सा लाइट स्लाइड चाहिए? ये वाला ले ले. नो, दे आर नॉट फाउंड इन आइस आदित्य. Yes, desmids and diatoms both are golden algae. उसमें से desmids are prominently called as golden algae. Diatoms basically will have the silica base. Okay. इसके लिए दोनों क्राइसोफाइट्स में आते हैं. Yes, correct, दीपिका. चलो आगे बढ़ते हैं. So autotrophic mode of nutrition, जैसे diatoms are considered as the chief producers of aquatic environment, क्योंकि ये वापस MCQ वाला क्वेश्चन है. Which are the organisms considered as the chief producers of aquatic environment from protists? So that is diatoms. Okay, तो ये उसका आंसर आएगा. चलो ना, थोड़ा ध्यान दो इधर. डायटम्स क्या होते हैं वो हम लोगों को पढ़ना है. ना स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डायटम. डायटम मतलब आता है टू. ओके, तो जब ये ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखते हैं ना, सो इट अपीयर्स एज इफ ये ऑर्गेनिज्म के दो अलग पार्ट है. मतलब ऐसे लगता है कि ऑर्गेनिज्म दो टुकड़ों में कटा हुआ है. But it is not like this. The structure is like that. So it appears like that. इसके लिए उसको बोला गया है diatoms. Okay. अभी कैसे दिखता है? Let us try understand this. अब ये देखो डायग्राम में आपको दिखेगा. So the cell wall of these diatoms, it forms two thin overlapping shell-like halves. Correct? तो overlapping halves ऐसे मिलेंगे. So it appears like a soap case. साबुन हम लोग जब घर में रखते हैं ना सोप केस में, तो वैसे ये दिखता है. ठीक है. सो ऐसे लगता है कि ये दो अलग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन ये दो अलग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये दोनों मिलकर एक ही ऑर्गेनिज्म. बट द सेल वॉल इज फॉर्मिंग सच थिन ओवरलैपिंग शेल लाइक हार्प्स. सो इट अपीयर्स लाइक अ सोप. इसके लिए उसको बोला गया है डायटम्स. यस, करेक्ट. सो
बेसिकली ये जो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ये जो दो केसेस फॉर्म होते हैं, वन यानी अपर लेयर रहता है उसका, ठीक है, अपर थिन लेयर UPPER एंड द लोअर थिन लेयर. ओके, सो अपर का मतलब आता है अबव, सो इट इज कॉल्ड एज एपिथिका, ठीक है. और लोअर जो रहता है, वेरी गुड दिव्या, दीपिका सॉरी, करेक्ट. एंड लोअर जो रहता है दैट इज नोन एज हाइपोथिका. हाइपो मतलब बिलो. ओके, सो ऊपर का जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिथिका, और नीचे का जो रहेगा कवरिंग उसको बोलते हैं हाइपोथिका. सो इस तरीके से ये दो लेयर्स रहेंगे. अच्छा, अगर आप देखोगे ना तो सेल वॉल कैसा रहता है, सो सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका. पूरे सेल वॉल के ऊपर सिलिका रहता है. सिलिका मतलब वाळू, जिसको मराठी में बोलते हैं, तो वैसे पार्टिकल्स रहते हैं छोटे छोटे, ठीक है. सो आलोक को पिछला स्लाइड चाहिए, देख लो. प्रदीप, दरवाजा उघडून ठेव. आले, एक मिनिट. Students, just give me a minute. I'll be back. In the meantime, we just continue and write this.
Okay, I hope everyone has completed this. Yeah. Shraddha is asking, crash is present in space between the two halves or the overlapping. No, no, cytoplasm is not present between these two halves. Cytoplasm is of course a part of this cell only. ये तो सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, सेल वॉल रादर, ऊपर का जो सेल वॉल है ना, इट अपीयर्स लाइक दैट, लेकिन वो सिंगल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम में अलग करके दिखाया। इफ यू सी दिस डायग्राम श्रद्धा, अगर ये डायग्राम देखते हो तो उसमें आपको पता चलेगा, राइट। सेल वॉल अपीयर्स, यानी सेल वॉल को दोनों साइड से ऐसे लाइंस दिखेंगे आपको और ऐसे लगता है कि सोकेस है, लेकिन अलग नहीं, ये वो एक ही ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो सेल वॉल will have the silica, तो पूरा सेल वॉल के ऊपर सिलिका रहता है, and that is basically cannot be destroyed, indestructible रहता है। and that is why अगर आप देखोगे पानी के अंदर ये होता है ना, it is found inside the water and it forms the entire floor of the water, यानी पानी के नीचे जो पूरा सॉइल रहता है ना, so that is called as the diatomous earth, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ, द अर्थ विच इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डायटम्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर रहता है सिलिका का लेयर, एंड सिलिका इज लाइक, जैसे मैंने बताया ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वायु जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वैसे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन में काम में आता है। सो दिस डायटोमेशियस अर्थ इज यूजफुल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। सो हाउ डज इट अपीयर, इट अपीयर्स लाइक अ ग्रीटी एंड हाईली पोरस, एकदम ग्रीटी रहता है, ग्रीटी मतलब ऐसा रफ रहता है अपीयरेंस। ये सब फॉर 1-2 मिनट, इसका अपीयरेंस एकदम रफ रहता है, एंड इट इज हाईली पोरस इन नेचर, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स आते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस लेयर इज यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशन। सो डायटोमिशियस अर्थ का हम लोग फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। या आई एम टेकिंग यू टू द बैक स्क्रीन, ये वाला। ये जो व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है ना, दिस आर ऑल द रिमेन्स ऑफ ग्रीटी, मतलब रफ अपीयरेंस, स्मूथ नहीं दिखता है, रफ दिखता है, सो दैट्स कॉल्ड एज ग्रीटी। देन Yes, sir. हाँ, चल, सो दिस डायटोमिशियस अर्थ, डायटोमिशियस अर्थ कैसे बनता है, बेसिकली क्या होता है ना, ये जब डायटम्स का डेथ हो जाता है तो इसका रिमेन्स ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि ये कैसा है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है ना, so these are called as this is basically the remains of the cell wall, it is not the diatom, ये diatoms नहीं है, ये जो white color दिख रहा है आपको, this is the cell wall and its remains। तो cell wall में से क्या बच गया, तो cell wall में से ये जो सिलिका था ना, ये बच गया, क्योंकि सिलिका कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सो दैट इज व्हाई। एक मिनट, मुझे कॉल आया है, जस्ट गिव मी
Yes, I'm here. एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था, so that इसके लिए. ओके, ग्रिटी का मतलब वैसे भी मैंने बताया आपको ना, ग्रिटी का मतलब आता है रफ अपीयरेंस. आप खाने का रवा रहता है, देखो रवा रवा जिसका सूजी वगैरह बनाते हैं, तो वो कैसे दिखता है अपने को हाथ में फील होता है वैसा. दैट्स कॉल्ड एज द ग्रिटी अपीयरेंस. How these diatoms get sunlight for autotrophic nutrition? Yes, Shraddha, they will definitely get ना. तो basically ये कहाँ पे रहेंगे? So if your question is valid, तो ये कहाँ पे form करेंगे? Earth shallow waters में. तो मतलब deep inside the ocean आपको diatoms नहीं मिलेगा. So they will be found on the shallow water, right? क्योंकि deep inside the ocean में sunlight तो वैसे भी जाने वाला नहीं है ना. तो वहां पे तो वो हो ही नहीं सकते हैं. Movement in diatoms occurs by mucilage propulsion. Yeah, it is not exactly the movement beta, but then again water current के मदद से diatoms can move from one place to another. दीपिका, तो उनका खुद का movement नहीं होता है, right? सर तो फिर इसमें जो काम करता है तो नहीं, सिलिकोसिस इज कंप्लीटली डिफरेंट अमन. यहाँ पे सिलिकोसिस नहीं होगा. सिलिकोसिस में ये जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर सिलिका पार्टिकल्स आर फाउंड इन द एयर एंड देन दे आर इनहेल्ड. यहाँ पे ये एयर में है ही नहीं ना, इसने तो सॉइल बना दिया, राइट? तो इसके लिए उसका डायरेक्ट इनहेलेशन तो होगा ही नहीं. अरे क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे वैष्णवी? क्राइसोफाइट्स अभी बताया था ना मैंने. गोल्डन अलगी, गोल्ड एपियर्स लाइक गोल्ड, अलगी नहीं, चलो गोल्ड एपियर्स लाइक गोल्ड, गोल्डन इन कलर. क्राइसो का मतलब आता है, फाइट का मतलब आता है प्लांट. सो दे आर द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट ना. ठीक है, मतलब क्या सर? मतलब वन नीड ऑफ द सिलिका इज फ्रॉम द डायटम्स. समझा नहीं? चलो एनीवे, देखते हैं थोड़ा सा. अभी जैसे मैंने बताया ना कि इट इज हाईली पोरस इन नेचर. इसके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, ओपनिंग्स दिखेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पस. डायटम्स दे अपीयर लाइक अ सोप शेप ना, जो डायग्राम में दिखाया था ना, इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से दिखेंगे आपको डायटम्स का एक स्पेसिफिक शेप, राइट? सो इट अपीयर्स लाइक, ठीक है, सोप केस की तरह ही दिखता है, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली सेम बट अपीयर्स लाइक दिस. नहीं ऐसा नहीं है अमन, सिर्फ डायटम से सिलिका थोड़ी ना मिलता है. सॉइल कैसे फॉर्म होता है? अभी अमन सॉइल फॉर्मेशन सिखाओ क्या मैं तुझे? हवा से, पानी से, बारिश की वजह से, ये जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं या फिर बड़े बड़े जो टीले होते हैं, उसमें से छोटा 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 फ्रैगमेंट्स बनता है ना, और वो फ्रैगमेंट्स धीरे धीरे सॉइल में जमा होना चालू हो जाता है, तो उससे ही बनता है ना. सॉइल उससे बनता है और वो सॉइल के अंदर सिलिका होता है. ठीक है. Yes, symmetry won't be there. You cannot say that it has the bilateral symmetry, Deepika, क्योंकि बेसिकली कवरिंग है. तो ये ऊपर का जो लाइन मैंने दिखाया ना, दैट्स द कवरिंग. सेल वॉल का एक थिन कवरिंग है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द डायटम. जो डायग्राम भी पहले साइड में थे, दोस आर ऑल द सेल वॉल का कवरिंग ओवर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. इसमें सिमेट्री का सवाल नहीं आता ना, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है. सो यू कैन नॉट से इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना हुआ है. So this earth can be diatomaceous earth can be used for the filtration of the oils and syrup. तो इनके filtration में ये काम में आता है. ठीक है. And can also be used for polishing or even chromatography. Chromatography is basically techniques to separate the mixture. ठीक है, अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, तो उनको सेपरेट करने का जो टेक्निक होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. तो उसमें ये डायटोमेशियस अर्थ का यूज होता है. This is the economic importance. ठीक है, use of the diatomaceous earth. Okay, I hope everyone is getting this. Yes or no? Hello. Yes, sir. हाँ, चलो ठीक है. सो हो गया ये सब. ओके, तो ये हो गया हमारा डायटम्स. एज आई सेड, इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डायटम्स.
going to be important for all of you. MCQ के questions आते हैं diatoms के ऊपर बहुत बार. Yeah. Now next one is the dinoflagellates. क्या बताऊं थोड़ा थोड़ा फिर. हाँ, लास्ट स्लाइड. देखो डायटम्स जो होते हैं ना, उनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ऑफ द डायटम शोज टू लेयर्स. इसके 2 लेयर्स आते हैं, एक अपर रहता है और एक लोअर लेयर होता है. करेक्ट. तो सेल वॉल को ऐसे ऊपर से और नीचे से 2 लेयर्स दिखते हैं, इसके लिए उसको डायटम्स ऐसे बोला गया है. राइट. जैसे एपिथिका एंड लोअर इज हाइपोथिका, ऐसा उसको बोलते हैं. अभी ये जो सेल वॉल होता है ना, इसके ऊपर जो लेयर होता है दैट इज ऑफ द सिलिका. एंड सिलिका की वजह से, एंड दे आर प्रेजेंट वेयर दे आर प्रेजेंट, दे आर नोन टू फॉर्म द सॉइल अंडर द वाटर. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा. तो नेचुरली इनका सेल वॉल और सिलिका का बना हुआ है. ठीक है. सिलिका का बना हुआ है, इसके लिए वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. So when these organisms they die, their silica will start getting deposited in the soil under the water. तो वो पूरा जो soil है उसको हम लोग बोलते हैं diatomaceous earth, which is gritty and highly porous. And because it is highly porous, therefore used for filtration. So diatomaceous earth का use होता है for filtration. Okay? चलो, सोनाली यही चाहिए था कि इसके पीछे वाला चाहिए आपको स्लाइड. सोनाली. Deepika, there are no such pigments in the diatoms except for the chlorophyll, which is useful for photosynthesis. ठीक है. Chromatography का मतलब आता है, it's a type of technique which is used for separating the mixtures. कुछ chemicals होते हैं जिसमें बहुत सारे mixtures रहेंगे, तो उनको अगर मुझे separate करना है तो उसके लिए इसका यूज होता है. तो पर्टिकुलर लेयर्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के लेयर्स होते हैं जिससे अलग अलग फ्लूइड का फिल्ट्रेशन पॉसिबल है. मतलब कुछ ऐसे लेयर्स होते हैं जिसमें फ्लूइड फिल्ट्रेट नहीं होगा, कुछ ऐसे लेयर होते हैं उसमें वो होता है, तो वो वाले लेयर्स यूज किए जाएंगे फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पस. तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी. सो इट इज बेसिकली टू सेपरेट द मिक्सचर्स. ठीक है. तो केमिकल्स को सेपरेट करने में काम में आता है. एनीवे, डायनोफ्लैजिलेट्स, एज आई सेड, डाई का मतलब आता है टू. Again, are known to have autotrophic mode of nutrition, but these are the organism. Yes, gritty का मतलब आता है अमन, rough. These are the organisms which shows 2 flagella. 2 flagella दिखता है उनको, इसके लिए उसको बोला गया है dinoflagellates. Okay, they are aquatic in form and autotrophic in nutrition. So naturally, they are going to show. They will show a pigment, that is chlorophyll, as a pigment for the process of photosynthesis, right? And they're aquatic in nature. So they look something like this. अभी इनके ना, इनमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स आपको मिलेंगे. जैसे रेड कलर का पिगमेंट रहेगा, येलो रहेगा, ग्रीन रहेगा, ब्राउन रहेगा, ब्लू रहेगा. सो दे अपीयर लाइक दिस डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पिगमेंट दे हैव, जो हम लोगों ने डायटम्स में नहीं देखा. ओके. जो डायटम्स में हमने नहीं देखा, क्योंकि डायटम्स डज नॉट हैव अ पिगमेंट एक्सेप्ट फॉर द वन दैट इज क्लोरोफिल. बट डायनोफ्लैजिलेट्स विल डेफिनेटली शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स. और उसकी वजह से, बिकॉज दे आर एक्वेटिक ना, तो जैसे रेड कलर के अगर ये डायनोफ्लैजिलेट्स ज्यादा रहेंगे, सो द ओशन स्टार्ट्स अपीयरिंग लाइक अ रेड कलर. ओके. Bushra got disconnected about what are you showing now? This is dinoflagellates, Bushra. ठीक है. यस, पिगमेंट्स लाइक xanthophylls, कैरोटीन जैसे पिगमेंट्स, इनके नाम अलग है लेकिन वैसे ही पिगमेंट्स होते हैं which are known to show these colors. So ये कलर्स कहाँ से आते हैं? These colors will be present only on the basis of the kind of pigment they have. Bushra, we are discussing here dinoflagellates now. Diatoms खत्म हो गया, we are discussing dinoflagellates. ये पहला ही स्लाइड है उसका. ठीक है. Now some of them will show bioluminescence. This we all know. Bioluminescence का मतलब क्या आता है? They are known to illuminate in the dark. ठीक है. So production and emission of light by living organisms. So they are known to eliminate light. So they are known to produce the light. So they are called as the that organisms are known as bioluminescent organisms. So blue layers are seen in the waves near Ratnagiri. Are they dinoflagellates? देखना पड़ेगा बेटा आदित्य.
I don't know, ये मुझे पता नहीं है, रत्नागिरी में ऐसा मिलता है. But yes, if they are the blue, typical blue colored whales, so you need to find out, observe करना पड़ेगा कि सच में dinoflagellates है कि नहीं. They emit the light with the help of a specialized cell which is known to release the bioluminescent pigment जो चमकता है. Yes, मालदीव्स में है. I agree. आलोक, मालदीव्स में ये मिलता है. ठीक है. तो ऐसा पिगमेंट होता है जो बहुत ज्यादा ब्राइट रहता है. So it appears as if it is illuminating light. ठीक है. The same thing that you are showing now. हाँ हाँ. अच्छा, ये मालदीव्स का है ऐसा बोल रहा है ये. Okay. When I have gone to Maldives, I have seen. Oh, nice. Good, good. जाना चाहिए Maldives. Anyway, so this is known to show bioluminescence as an important property. अभी थोड़ा ध्यान दो इधर, हाँ? Now this is how the organism will look like. You can see that there are two flagella. Now the cell wall will have these cellulosic plates. अगर cell wall देखोगे ना तो continuous नहीं है. छोटे 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 प्लेट्स है और वो प्लेट से बनता है पूरा सेल वॉल. और जैसे मैंने पहले बताया था कि या तो सेल वॉल रहेगा या नहीं रहेगा. अगर रहता है तो किसका रहता है? सेल्यूलोज का रहेगा. So they will show this stiff cellulosic plate which forms the entire outer surface, right? So cell wall will be there, but it is in the form of a plate, and this plate basically is made up of cellulose. तो ये cellulose का बनता है. ओके. अच्छा, इसके बीच में ना आपको बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स दिखेंगे. तो ऐसे दो टाइप के गैप्स है. एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है. And both these gaps will show the flagella. So most of them will have two flagella. Therefore, we call that as dinoflagellates. Okay? और ये जो छोटे छोटे गैप्स आपको दिख रहे हैं, they are known as the sulci. Sulci is plural and sulcus, C-U-S, is singular. ठीक है? So sulci या फिर sulcus ऐसा उसको बोलते हैं. ये जो ग्रूव दिख रहा है ना आपको, ग्रूव्स या फिर sulcus, you can call them as grooves also. राइट. अभी फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा होता है वो थोड़ा देखते हैं. सानिका इज सेइंग लास्ट 2 स्लाइड्स. बाप रे सानिका, कहां तक है तू? ये वाला? Yes, sir. हाँ. यस. दीपिका कौन सी किताब लेके बैठी है तू? दीपिका बराबर आगे आगे का बोलती जा रही है मुझे. Done, sir. Thank you. ओके, चलो ठीक है. सल्काय का मतलब आता है ग्रूव, GROOV. ये जो गैप दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, जिसमें देखो जैसे चूहे की पूंछ की तरह दिख रहा है आपको. करेक्ट. सो दैट इज कॉल्ड एज द सल्काय. तो ये वाला एक सल्काय है, सल्कस है लाइक दिस या फिर ग्रूव, और ये वाला एक ऐसा सल्कस. ठीक है. तो ऐसे दो रहेंगे. एंड दिस सल्काय विल शो द लाइक will have the presence of flagella. So this one is the longitudinal groove which has the longitudinal flagella, and उसके साथ ये रहेगा transverse groove. ठीक है. So two sulci will be there. One is the longitudinal and the other one is transverse. It is going to be groove or sulci. And in the furrow between the wall plates, these are all called as the wall plates. ये wall plates के बीच में आपको ये सारे दो structures मिलेंगे. So what are the names of these grooves? What are the names of these sulci? Sulci या grooves दोनों same है, अलग नहीं है. Yes, gonologues, correct. So basically sulci है, इसमें it is vertical, इसके लिए उसको बोला गया है longitudinal, and this one is transverse. ऐसे दो अलग टाइप के sulci. And both these grooves will show two different types of flagella. Therefore, it is called as dinoflagellates. Okay. Now, there are red dinoflagellates. जैसे the one, for example, there is gonologues is the name of this particular dinoflagellate, which shows a red color. It has red pigment. So they are known to multiply rapidly. और इतना ज़्यादा rapidly multiply होते हैं that they start spreading over the entire ocean, and it appears like a red tide. So they make the sea red, so it appears like a red tide. ठीक है? Yes.
Correct. They can definitely kill the fish because it is, yes, Lonar Sarovar is one of the example, हाँ? जो बीच में हुआ था ना कि लाल कलर हो गया, पता नहीं उधर क्या हो गया, लोग पता नहीं अलग अलग चीजें बोल रहे थे. So it was nothing but this Gonoloxca, like you can say Gonoloxca reproduction, because they are known to divide rapidly. I was about to tell you this. लोनार सरोवर में बीच में ऐसे हुआ था कि लोगों को अचानक लाल कलर दिखने लगा तो सब लोग डर गए. कुछ लोग उसको कनेक्ट करने लगे भगवान से और पता नहीं क्या क्या कनेक्ट करने लगे थे, राइट. और उसी टाइम पे कोरोना का और वो सब चल रहा था, सो दे वर ट्राइंग टू लिंक विद दैट. लेकिन वो पागलपन है, ऐसा नहीं होता. ठीक है. yes yes we can control them ना, we can control them with the help of chemicals filtration. उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. not an issue at all. ठीक है. yeah they thought it was a blood, I know. चलो लास्ट स्लाइड प्लीज. नियति को लास्ट स्लाइड चाहिए. नियति ये लास्ट स्लाइड. yes pink lake of China and Egypt is also protist. ये हर जगह पे या तो प्रोटिस्ट या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं अलगी बोलते हैं, तो ये सब प्रेजेंट होता है. अलगल ब्लूम जिसको बोलते हैं ना, विच इज ग्रीन इन कलर, तो वो सब वैसे ही रहता है. ओके. सफर एक 2 मिनट रुको, मैं दूंगा ब्रेक आपको. Why there isn't a brown sea? है ना, ब्राउन सी भी होता है, ब्राउन कलर के भी डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, तो उससे ब्राउन सी बनता है. ये रेड कलर का है तो इसके लिए इसको रेड सी बोला गया है. ठीक है. एंड द टॉक्सिन्स व्हिच आर रिलीज्ड can also kill the marine animals. Okay, so ये हो गया आपका typical dinoflagellates, और ये एग्जांपल है गोनोलॉक्स. याद रखो. बाकी के भी कलर के हिसाब से अलग अलग एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा डिस्कस करना मुश्किल है. yes they are called whirring whips. करेक्ट दीपिका. यूग्लिनॉइड्स क्या रहे, यूग्लिना अलग है ना. आप ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं प्रियंक, तो यस यूग्लिनॉइड्स. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट. चलो ठीक है. तो ये हो गया हमारा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में हमने क्या देखा, सबसे पहला तो हम लोगों ने देखा दैट इज कौन सा था, गोल्डन अलगी. गोल्डन अलगी जिसको बोलते हैं, या फिर गोल्डन कलर क्राइसोफाइट्स. व्हाट आर दे कॉल्ड एज? सबसे पहला बोलो जल्दी. 3 थे. डेस्मिड्स. वेरी गुड. डेस्मिड्स के बाद आता है the one which forms a silica, start called as diatoms. Yes, diatoms. और उसके बाद हम लोगों ने देखा तीसरा वाला, the one which has 2 flagella, so इसको हम लोग बोलते हैं डायनोफ्लैजेलेट. किसी का तो भी रेडियो चालू हो गया, क्या है बाप रे. हाँ चलो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स. ओके. तो ये हो गया हमारा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. इसके बाद आता है नेक्स्ट वन, दैट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. चलो एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का. 11:36 इट इज. वी विल मीट एग्जैक्टली एट 11:41. ओके, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes and we all will. Everyone has come in the class, we will start. चलो. ओके, सो हम लोगों ने अभी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पढ़ा है. नाउ these are called as the animal like protist. okay, the one which appears like an animal. animal like protist मतलब क्या, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है. सो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दे आर कॉल्ड एज द प्रोटोजोन्स. दे आर नोन एज द प्रोटोजोन्स. प्रोटोस मीनिंग फर्स्ट, जोन मीनिंग एनिमल, जो मैं अभी बोल रहा था आपको. ठीक है. जैसे प्रोटोजोन पैरासाइट, राइट. पैरासाइट का मतलब क्या आता है, द वन व्हिच लिव्स ऑन द host body. So protozoan parasite. So the first animal like organism found on the earth, it's called as the protozoan, right? So they are known as the protozoans. So the primitive relatives of the animals. अभी इनको animals इसके लिए बोलना है because they do not have photosynthetic pigment. Their mode of nutrition is heterotrophic. Otherwise बाकी ऐसा बहुत ज्यादा animal के characters है क्या, तो obviously नहीं है. So they will show heterotrophic type of nutrition. So they are known to ingest the food. जैसे हमने amoeba का example लिया था. They are known as parasites also, predators या फिर parasites. So parasitic mode of nutrition will also be there.
ठीक है, दे डू नॉट हैव द सेल वॉल। जैसे हम लोगों ने पहले प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में पढ़ा था कि सेल वॉल विल बी ईदर एब्सेंट और प्रेजेंट। इफ प्रेजेंट देन द सेल वॉल विल बी ऑफ सेल्यूलोज। तो वहां पे हम लोगों ने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में सेल्यूलोजिक सेल वॉल पढ़ा। अभी जैसे मैंने बताया कि सेल वॉल विल बी प्रेजेंट और एब्सेंट, तो कौन से ऐसे प्रोटिस्ट है जिसमें सेल वॉल इज एब्सेंट? सो दे आर नोन एज द प्रोटोजोन्स। Okay, protozoa, correct? So they are called as the protozoans, which are animal protists, right? And are known to store food in the form of glycogen. जैसा प्लांट में हमने देखा था, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में, फाइटोप्लैंक्टन्स में हमने देखा था कि they are either known to store food in the form of glycogen or starch or fat. ठीक है, तो starch is basically टिपिकल प्लांट का जो स्टोरेज फॉर्म रहता है फूड का, दैट इज स्टार्च, वैसा वहां पे देखा गया है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में वी आर गोइंग टू हैव द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ओनली, राइट? तो ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे प्रोटोजोन्स की, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की। प्लीज राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स फर्स्ट। हो गया? चल आगे। Now, there are four major forms of animal-like protist which we have. अभी ये बहुत important है, इसकी तरफ ध्यान, ठीक है? Number one is amoeboid. सर ने एसी लगाया नहीं, मैंने एसी बंद किया। The first one is the amoeboid protozoans. Amoeboid मतलब the one which shows amoeboid irregular movement, amoeba-like movement. ठीक है, उसके बाद आता है ciliated protozoans, the one which shows movement with the help of cilia. Next one is flagellated protozoans, the one which shows a flagella. And the third one is sporozoans. Sporozoans का मतलब this does not show any movement, but it has the important form of reproduction by spore formation. तो इसको बोला गया sporozoans. अच्छा, somebody was asking me कि whirling type of क्वेश्चन भी कोई भी पूछ रहा था ना, whirling whips. Whirling whips are the dinoflagellates only. Yeah? Whirling whips are dinoflagellates only. राइट? तो ये चार अलग अलग टाइप्स है। These are the four types of animal-like protists: amoeboid protozoans, ciliated protozoans, flagellated protozoans and sporozoans. ठीक है, तो एक एक करके अभी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है amoeboid protozoans. अभी देखो यहाँ पे रियल टाइम में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है how this amoeba is moving. So you can see the movement is taking place in the cytoplasm, and accordingly the cell membrane is forming the shape, so it appears as if it is producing the pseudopodia. So they are known to live in the fresh water. ये fresh water में रहेंगे, या फिर sea water जिसको हम लोग marine water बोलते हैं, even in the moist soil. ठीक है, and they will start forming the cytoplasmic extensions, and whatever these extensions which are formed because of the movement of the cytoplasm, it's called as pseudopodia. Pseudo meaning false, poda matlab leg. So the animal having false legs, pseudopodia. ये बनता कैसे है? It is formed by the movement of the cytoplasm. तो उससे ये बनेगा. So false feet or false legs. So the movement is known as amoeboid movement. Majorly it is useful for catching the prey. खाना खाने के लिए swallowing and engulfing called as phagocytosis, तो इसके लिए काम में आता है। ये मैकेनिज्म को जो बोलते हैं ना, this is known as phagocytosis. Phagocytosis. Phagocytosis का मतलब आता है to swallow and engulf the organism. ऑर्गेनिज्म को खाने का। So prey को कैच करने के लिए, खाना अंदर लेने के लिए this movement will be required. करेक्ट? समझ में आ रहा है सबको ये? And because they show this type of movement, which is irregular type of movement, जो पहले वाले स्लाइड में मैंने दिखा आपको, इसके लिए उसको बोला गया amoeboid protozoans. And the movement is called as the amoeboid movement. Shall we? आगे बढ़े? चल, तो ये हो गया amoeboid. Now, marine forms जो रहते हैं, they will have the silica shells. Marine form जो रहता है, उसमें रहता है phagocytosis का एक मिनट, हाँ, somebody saying no. Phagocytosis का मतलब आता है it's a mechanism to ingest the food. खाना खाने का mechanism होता है,
It is, you can write here as to swallow and engulf the food. ठीक है, सो खाना खाने का तरीका होता है. हाँ, phagocytosis is basically by formation of the pseudopodia जो typical, and of course endocytosis में भी वही होता है, but यहाँ पे endocytosis का mechanism is related to a particular cells. So यहाँ पे ये जो false legs बने ना, इसके लिए इसको phagocytosis बोला गया. जैसे हमारे WBCs में भी बताया गया ना phagocytosis. So it is nothing but taking in food. Endocytosis, phagocytosis is same. ठीक है, चलो. Now marine forms will have the silica shells. उनके surface के ऊपर रहता है silica shells, और इस silica shells की वजह से it is known to help in floating on the water. ठीक है, so it increase the buoyancy and board of the predators. तो ये predators से दूर हो जाता है क्योंकि इनका appearance बहुत ज्यादा rough या फिर tough दिखता है, और ऐसे you can see छोटे छोटे कांटे दिख रहे हैं ना, spikes दिख रहे हैं उनके organism के body के ऊपर. So उसकी वजह से ये जो दूसरे वाले एनिमल जो होते हैं वो डरते हैं, and it increases the buoyancy. थोड़ा सा floating tendency इनका बढ़ जाता है. Like for example रेडियोलारा नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, एक्टिनोमा उसको हम लोग बोलते हैं. So this is one type of organism, protozoan belonging to subclass रेडियोलारा is actinoma. रेडियोलारा मतलब क्या? Having circular round body जिसका रेडियस हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, तो उसको बोला गया रेडियोलारा. In is phagocytosis हो गया. In cells is phagocytosis carried out by lysosomes? Not really lysosomes. Phagocytosis will be carried by the cytoplasmic extension only in the cells. Like WBC में भी वही होता है, cytoplasmic extension से ही होता है. Okay. Repeat what Alok? Buoyancy का मतलब आता है floating tendency. Actinoma is the name of the organism. It's a type of organism which is from the subgroup of protozoa called as Radiolara. Okay, Radiolara is a subgroup of the protozoa which has the example of Actinoma. ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये एक्टिनोमा है. ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े. शाळवी प्लीज हेल्प. चल, क्या हुआ अमन? लिखो लिखो लिखो. क्यों नहीं समझ में आया? हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म अभी पढ़ रहे हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. कौन सा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट? अमीबॉइड प्रोटिस्ट, कॉल्ड एज अमीबॉइड प्रोटोजोन. बराबर है. अच्छा, अमीबॉइड प्रोटोजोन के दो फॉर्म आते हैं, तो उसमें से पहला वाला हमने अमीबा देखा विच इज फ्रेश वाटर, और ये मराइन फॉर्म भी रहेगा. अगर मराइन फॉर्म रहता है तो उसके अंदर क्या रहता है? उसका जो सेल मेम्ब्रेन रहता है, इट हैज द सिलिका शेल. बाहर से सिलिका का शेल आता है. इस सिलिका का शेल क्या करता है? तो ये इनका फ्लोटिंग टेंडेंसी बढ़ा देता है, और प्रेडेटर्स मतलब उनको खाने के लिए अगर दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो दैट कैन बी रिमूव्ड. तो वो उससे डर जाता है, तो वॉर्ड ऑफ प्रेडेटर्स, तो प्रेडेटर्स से दूर रखने के लिए, मतलब इट एक्ट्स लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर देम. करेक्ट. So which is the organism which is seen in this particular type of amoeboid protozoans in marine form? So that is called as Radiolara. There is a subclass called as Radiolara, और उसका ये example है called as Actinoma. Actinoma is the example. It's a name of the organism, Actinoma. Organism का नाम है, ऐसे दिखता है. जैसे आपका नाम कैसा है? भक्ति है, मेरा नाम हर्षल है ना? अमन का नाम अमन है, सानिका का नाम सानिका है, वैसे इसका नाम एक्टिनोमा. ठीक है, चलो आगे बढ़े. ना अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में पैरासाइटिक फॉर्म भी आएगा. पैरासाइटिक मतलब क्या? द वन विच सर्वाइव्स ऑन द होस्ट बॉडी. तो इसमें टिपिकल एग्जांपल आएगा. सो दे मे बी पैथोजेनिक. पैथोजेनिक का मतलब क्या आता है?
पैथोजेनिक का मीनिंग आता है डिसीज प्रोड्यूसिंग. ओके, सो द वन विच कैन कॉज डिसीज, डिसीज प्रोड्यूसिंग भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जिसको हम लोग अमीबा ऐसा बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में. साइंटिफिक नेम इज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एंड इट इज नोन टू इन्फेक्ट योर लीवर एज वेल एज द लार्ज इंटेस्टाइन. सो इसको हमने नाम दिया है अमीबासिस और अमीबिक डिसेंट्री, राइट? So it is known as amoebiasis or amoebic dysentery. That is one important. Okay, and it can affect your it can affect your liver also. Okay, so liver को भी affect कर सकता है. amoebic liver abscess ऐसा उसको बोलते हैं. But large intestine को affect करता है, इसके लिए उसको बोला गया है amoebiasis. Aditya is asking, sir, is Colodaria have silica shells? Colodaria belongs to which type? Aditya, which type of, is it a protozoan or what, and which type of protozoan it is? Aditya, Coloradia, Radiolara ना, बराबर ना? तो जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले, सिलिका वाला, राइट? तो ये सिलिका शेल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स में रहेंगे? द ऑर्गेनिजम्स और द प्रोटोजोन्स व्हिच आर फाउंड इन द ओशन, राइट? तो वन ऑफ द एग्जांपल इज दैट आल्सो, सो दैट विल आल्सो हैव द सिलिका शेल. नहीं श्रद्धा, ऐसा नहीं होता है. इट इज नॉट लाइक दैट. अमीबा के अलग अलग टाइप्स नहीं है. अमीबा का ये एक ही इंपॉर्टेंट टाइप है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका. बाकी के हैं विच आर नॉन पैथोजेनिक इन नेचर, but commonly found amoeba which is here is entamoeba histolytica, जो सबसे ज्यादा commonly हम लोग को मिलता है, ठीक है? which is known to cause amoebiasis. अभी इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे मैंने बताया ना, लार्ज इंटेस्टाइन का इंफेक्शन, राइट? तो उसमें या तो डायरिया होगा, लेकिन डायरिया बहुत कम होता है. मेजरली तो इनको डिसेंट्री ही होता है. along with that there will be formation of the ulcer. अल्सर मतलब छाले. जैसे मुंह में छाले आते, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन में छाले आना चालू हो जाएंगे, मतलब इंजुरी, डैमेज हो जाएगा. ये yes, एंटामीबा जिंजिवाइलिस is known to affect what? पता है क्या दीपिका? एंटामीबा जिंजिवाइलिस, जिंजिवा का मतलब क्या आता है? माउथ. माउथ में क्या? गम्स, ठीक है? इन्फेक्शन ऑफ द माउथ, इन्फेक्शन ऑफ द गम्स, एंटामीबा जिंजिवाइलिस. सो वो भी रहता है, लेकिन रेयर हो, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है जितना एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कॉमन. यस, फाउंड इन टीथ एंड जिंजिवाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द गम्स, इतना याद रखो. एनीवे, तो यहाँ पे डायरिया होगा, डिसेंट्री. ऐसा से डायरिया बहुत ज्यादा नहीं होता है, अनकॉमन है. डिसेंट्री इज वेरी कॉमन. डायरिया और डिसेंट्री में थोड़ा सा फर्क होता है. डायरिया में वी आर गोइंग टू हैव वाटरी स्टूल्स, ठीक है? वेयर एज डिसेंट्री में वी आर गोइंग टू हैव स्टिकी, स्लाइमी एंड ब्लडी स्टूल्स. तो जो पॉटी जो है ना, डायरिया में एकदम पानी की तरह होता है, और डिसेंट्री में पॉटी जो रहता है वो एकदम स्टिकी, स्लाइमी और अलॉन्ग विद द ब्लड रहता है. तो वैसा वाला इन्फेक्शन एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में बहुत ज्यादा कॉमन है. सो दिस कंडीशन इज नोन एज अमीबासिस, एंड एज आई सेड इट कैन अफेक्ट द लिवर आल्सो. सो लिवर को अगर अफेक्ट करता है तो इट इज नोन एज अमीबिक लीवर एब्सिस. एब्सिस का मतलब आता है इट्स एन इंजुरी हैविंग पस. इसके अंदर पस रहता है, ओके, ठीक है? सो इसके अंदर रहता है पस, पस फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज लिवर एब्सिस. पस पता है ना आपको क्या है? येलोइश कलर का डिस्चार्ज कभी कभी आता है ना, इंजुरीज होता है तो दैट्स कॉल्ड एज द पस. चल, हो गया? डन एवरीवन? आगे बढ़े? Yes. लिखा क्या? हाँ, चल. I hope everyone has written this. So ये अलग अलग टाइप के प्रोटोजोन्स है, amoeboid protozoans. Now the next one is the flagellated protozoans. Now what are these flagellated protozoans? The one which shows the flagella for the locomotion. So locomotion के लिए काम में आएगा. So it has the flagella for the locomotion. Now either they are going to be free living, यानी अकेला रहने वाले, या फिर parasitic. Parasitic मतलब dependent on the host body. Correct? Now, जो parasitic रहेगा, it is known to cause the disease. जैसे for example, there is one organism known as trypanosoma. Okay,
Yes, correct. Trypanosoma is known to cause a disease called as trypanosomiasis. Okay, so it is going to affect your central nervous system, leading to sleeping disorder. तो इसको बोला गया sleeping sickness. Correct? African sleeping sickness. Trypanosoma gambenzi is the name of the organism. Trypanosoma gambenzi. Okay, so it is the name of the organism which is known to cause a disease called as trypanosomiasis, मतलब African sleeping sickness. अफ्रीका में एक टाइप का फ्लाई आता है, इट इज नोन एज सीसी फ्लाई, TAC सीसी फ्लाई. तो ये सीसी फ्लाई के अंदर ये ऑर्गेनिज्म मिलेगा, एंड इफ दिस सीसी फ्लाई बाइट्स द ह्यूमन बीइंग देन वी आर नोन टू कॉज दिस डिसीज. इंडिया में this disease is very rare. Hardly few cases till date are there of trypanosomiasis. Okay, इंडिया में ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है. Clear? Okay, so this one is the flagellated protozoans. Okay, so ये कुछ ऐसे organisms होते हैं जैसे giardiasis होता है. ये वाला जो organism है ना, this is called as Giardia lamblia, ऐसा नाम है ऑर्गेनिज्म का, and this is known to cause giardiasis. Okay, Leishmania donovani is the name of another organism which is known to cause a condition called as leishmaniasis. Okay, ऐसे कुछ बीमारियां है. ठीक है, yes, कालाजार, perfect आदित्य. Leishmania donovani is the name. ये आप लोगों ने शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. Okay, then we have ciliated protozoans. What are the ciliated protozoans? The one which has the cilia. So again, they are going to be aquatic. The mode of locomotion is with the help of cilia. अच्छा, last slide. ये लो last slide. हो गया? अमन हो गया क्या? Sure. So I was talking about cilia. So ciliated protozoans are again aquatic and motile. Motile का मतलब आता है can move from one place to another with the help of cilia, because they will have numerous cilia, and the food will enter through a cavity. Now this is very important. This cavity here is known as gullet. ठीक है, another MCQ. Paramecium is the example of ciliated protozoans. तो यहाँ पे ना एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये वाला. So this is known as the gullet. Okay, so this is called as a gullet through which they will take the food in. So cilia will help in taking this food towards the gullet, and gullet will swallow the food. ठीक है, so cilia, अच्छा cilia का क्या होता है ना, cilia are known to show a constant movement in one direction. एक ही direction में ये movement दिखाते हैं. So that will help in swallowing and engulfing of this food. लेकिन यहाँ पे रहता है mouth like structure called as the gullet through which the food can enter in. मोटाइल एंड नॉन मोटाइल का क्या चाहिए पूछ रहा हूँ. मोटाइल का मतलब आता है कैन मूव, नॉन मोटाइल मतलब द वन विच कैन नॉट मूव. जो लोकोमोट कर सकता है, द वन विच शोज लोकोमोशन इज मोटाइल, द वन विच डजंट शो लोकोमोशन इज नॉन मोटाइल इन नेचर. ओके, चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल ग्रूव एंड gullet? Oral groove in gullet is same. Here this is gullet for ciliated protozoan, that is Paramecium. Okay, so it is the same, oral groove या फिर gullet, तो उसको हम लोग gullet बोलते हैं. कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. एग्जांपल इज Paramecium. जैसे चलो लिख लो इसको, Paramecium को भी लिख लो. So this is ciliated protozoan, called as ciliated protozoan because locomotion is with the help of cilia. Okay, and then the last one is known as the sporozoans. Sporozoans मतलब क्या? Now these are the organisms which show infectious spore-like stage in the life cycle. ठीक है, उनका जो लाइफ साइकिल रहता है उसमें एक स्पोर फॉर्मेशन का स्टेज आता है which is infectious in nature, so it is called as the sporozoa. So mostly endoparasite. Endoparasite का मतलब क्या आता है? The one which remains inside the body. Yes, food which enters through the cavity is known as the gullet. Aman,
Correct. So sporozoans basically will show a formation of the spore as an important stage in their life cycle. Endoparasite रहते हैं बॉडी के अंदर रहने वाले. Example is Plasmodium, which is known to cause a disease called as malaria. Yes, correct, Deepika. टेलोस्पोरिडिया या फिर नियोस्पोरिडिया. दीपिका तू ये देख रही है क्या, अरियंत में से पढ़ रही है क्या? दीपिका. आदित्य को लास्ट स्लाइड चाहिए. आदित्य लास्ट स्लाइड, ये ले आदित्य. हो गया आदित्य. Yes, sir. एंडो का मतलब दिव्या, एंडो का मतलब आता है इनसाइड. पैरासाइट का मतलब आता है ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द न्यूट्रिशन. सो दिस इज द ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इनसाइड द बॉडी. जैसे मलेरिया का पैरासाइट हमारे ब्लड के अंदर है ना, मतलब बॉडी के अंदर है, इसके लिए उसको बोला गया है एंडो पैरासाइट. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉडी सरफेस के ऊपर रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट. एक्टो मीनिंग आउटसाइड. करेक्ट. So this is known to infect the RBCs of the human. हमारे RBCs को अटैक करता है. Multiple breakdown of RBCs will take place at a time. Crores of RBCs are destroyed. इसके लिए मलेरिया जिनको होता है ना, उन्हें कॉमन कंडीशन देखा गया, that is called as anemia. Okay. मलेरिया के पेशेंट्स को एनीमिया होता है. तो एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है इसके. So these are called as the sporozoans. And then we have the next important organism that's called as the euglenoids. Euglenoids मतलब क्या? The one which shows the one which will have the whip-like structure called as a flagella, but euglena के अलग देखा गया. यानी these organisms are considered as separate entity altogether. Okay. ये लो last slide. अमन. Finished? Yes, sporozoans are non-motile. Correct. Alok. Okay, euglenoids are also known to show the movement. So they are fungi-like protists. ये थोड़ा सा अलग है. जैसे plant-like protist, animal-like protist, and euglenoids are considered as the fungi-like protists. मतलब they will have the characters like a fungi. Fungus, जिसको हम लोग बोलते हैं वैसा. Now, euglenoids are also going to be aquatic in form. पानी में रहने वाले. They are autotrophic in nutrition. They will synthesize their own food by the mechanism known as photosynthesis. So they are photosynthetic, and the pigments are identical to the higher plants. जैसे higher plants में pigment आता है वैसा ही रहता है. But if the sunlight is absent, then they will show heterotrophic nutrition. ठीक है. In the absence of sunlight, they will have heterotrophic nutrition. They do not have the cell wall. इनमें cell wall होता नहीं है. They will have a protein-rich layer, and that protein-rich layer is known as pellicle. Another important MCQ. Okay, so pellicle is a protein-rich layer which is found over the cell membrane, which is protective in function. This is useful for the protection of the organism. Just give me a minute.
Okay, sorry. Pellicle is basically a protein-rich layer which is found over the cell membrane. See, इनको cell wall होता नहीं है. They do not have the cell wall. Instead, they will have a cell membrane, and along with the cell membrane, they will have this protein-rich layer which is present on their outer surface. So that's called as the pellicle, which is useful for the protection purpose. जो protection का काम करता है. Okay, so इस तरीके से ये basic structure आता है euglenoids का, यानी euglena का. Typical example is euglena. So they are all aquatic in nature, पानी में रहने वाला. They are photosynthetic, especially when in the sunlight. So they are, yes, proteinaceous layer, correct. So photosynthetic because so they will produce food with the help of sunlight. But if the sunlight is absent, then they are going to be heterotrophic. Holozoic nutrition रहता है इनका. Okay. Holozoic का मतलब क्या आता है? They will swallow the food, engulf the food, and then they will digest the food. So heterotrophic में they will show holozoic type of nutrition. Okay, ठीक है. So because of the pellicle, the body will be flexible, and along with that, it will be helpful for the protection purpose. Proteinaceous layer होता है तो उससे flexible और protective हो जाएगा. ठीक है. So they will show two flagella. So they will show this flagella whip-like structure as you can see here. So दो flagellas रहेंगे, and example is euglena. ठीक है. So the example of this is going to be euglena. So these are called as the euglenoids, euglena-like organisms. ठीक है. Now we have this fungi-like protist called as the slime modes, right? जैसे हम लोगों ने plant-like protist देखा, animal-like protist देखा. ये stagnant water का मतलब आता है वैष्णवी एक जगह पे रुकने वाला, flowing नहीं रहता है. यानी जो पानी का फ्लो होते रहता है ना, जैसे रिवर वाटर रहता है तो कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है. स्टैग्नेंट वाटर मतलब एक जगह पे जमा हुआ पानी. सो दैट्स कॉल्ड एज द स्टैग्नेंट वाटर. ठीक है. हाँ, ये लास्ट स्लाइड हो गया. चलो, हो गया सबका लिख के संजीवनी. ओके, चलो. फंगा लाइक प्रोटिस्ट में वी हैव एग्जांपल्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, द वन व्हिच लुक समथिंग लाइक दिस. तो ये फंगाई लाइक होते हैं, फंगाई की तरह. क्यों फंगाई की तरह? जस्ट लाइक फंगाई दे विल शो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यूग्लिना का जो रिप्रोडक्शन होता है दीपिका, दैट इज, कौन बताएगा? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन. ठीक है, बाइनरी फिशन आता है दीपिका रिप्रोडक्शन यूग्लिना. चलो, fungi like protist, why they are called as fungi like? Because they show saprophytic mode of nutrition. What is saprophytic? To derive the nutrition from decaying organic matter. ठीक है. तो ये ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, इसके लिए उसको बोला गया है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. राइट. तो ये हो गया आपका बेसिकली द फंगाई लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड एज द स्लाइम मोल्ड्स. अभी इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्लाइम मोल्ड्स? नाउ ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशंस दे विल फॉर्म द एग्रीगेशन. पूरा ऐसा एग्रीगेशन मतलब एक जगह जमा होना चालू हो जाते हैं. करेक्ट. और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक जगह जमा होके एक स्ट्रक्चर बनाते थे, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम. Okay, the conditions are suitable, favorable conditions. Now when I say favorable conditions, मतलब क्या? Moist surface या फिर water body, इस तरीके का अगर रहेगा condition, so we call that as favorable conditions. And whenever there are conditions are favorable, they form an aggregation, and this aggregation is called as a plasmodium. Sir, euglenoids too saprophytic mode of nutrition नहीं है, फिर भी वो fungi like protist कैसे? क्योंकि उसमें ना वो जो मैंने बताया ना euglenoids में, they appear like a fungi. ठीक है. उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया आपको, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, होलोजोइक. ठीक है. तो कुछ फंगल ओरिजिन्स है जिसमें आपको इस तरीके का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा. So they appear like that, but they are not the typical fungi. ठीक है. तो इसके लिए ऐसा है.
दीपिका का क्या है, सूडो प्लाज्मोडियम, अच्छा ठीक है, फॉल्स प्लाज्मोडियम, करेक्ट, appears like that, हाँ appears like malarial parasite ना, इसके लिए उसको प्लाज्मोडियम ऐसा बोला गया, जमा होना, एक जगह पे जमा होकर पूरा एग्रीगेशन बना देते हैं छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए उसको बोला गया है प्लाज्मोडियम। दिस इज when the conditions are suitable, suitable का मतलब आता है favorable conditions। now when the conditions are not favorable, तब ये क्या करता है, so this organism starts forming a different type of a structure। अथर्व एक मिनट रुको अभी, ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम है ना, ये डिफरेंशिएट होना चालू हो जाएंगे and then they start forming an important structure here called as the fruiting bodies। तो ये पूरी तरह से अपना स्ट्रक्चर बदल देगा एंड देन दे स्टार्ट फॉर्मिंग दी स्ट्रक्चर्स नोन एज द फ्रूटिंग बॉडी। सो प्लाज्मोडियम स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग टू फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी। अब ये क्या होता है, सो दिस आर द प्रोटेक्टिव लाइक अ सिस्ट, तो ये सिस्ट की तरह काम करते हैं एंड इनसाइड दैट दे विल हैव द स्पोर्स, करेक्ट, स्पेशली एट द टिप, तो टिप के ऊपर इनके अंदर सारे स्पोर्स रहेंगे एंड दे कैन रिमेन इन दिस पर्टिकुलर स्टेज फॉर इयर्स, सालों साल तक इस स्टेज में वो रह सकते हैं, वी कॉल दिस एज फ्रूटिंग बॉडीज। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज फाउंड इन द फंगाई लाइक प्रोटिस्ट when the conditions are not favorable। Okay, so when the conditions are not favorable, they are going to form the fruiting bodies, and as I said, the spores are present here and they can remain in this stage for years। Okay, so the spores will have a proper cell wall, it's going to be extremely resistant, मतलब एक proper cell wall बनेगा cellulose का, which will be resistant to all the environmental changes, and as I said, they can survive in this condition for years, right, till the time the conditions are favorable। मैं सारे स्लाइड्स बाद में दिखाता हूँ, जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे, once the conditions are favorable, then these spores will start getting dispersed। तो ये सारे स्पोर्स ऐसे डिस्पर्स होना चालू हो जाएंगे, meaning the cell wall will break, it will open, the spores will disperse in the air and then they germinate, and when they germinate they start forming the new growth। तो नया ग्रोथ यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा। So do they grow on rocks near the water? Yes, they are generally known to grow in an area which is moist। तो इनको when I say favorable condition मतलब इनको क्या चाहिए, moist condition चाहिए। इसलिए आप देखो ना, आपको ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है, ये आपको जैसे रेनी सीजन में ज्यादा मिलता है, तो रेनी सीजन में ये मोल्ड्स क्यों मिलते हैं, बिकॉज रेनी सीजन में सारी दीवारें या फिर रॉक्स गीले हो जाते हैं ना। ये सॉइल के ऊपर भी रहेगा श्रद्धा, अगर मॉइस्ट रहेगा तो, करेक्ट, तो आपको ये दिखना चालू हो जाएगा। बट कंसिडर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, द कॉन्सेप्ट इज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स फेवरेबल कंडीशंस एंड अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशंस में वो क्या फॉर्म कर दे, दे आर गोइंग टू फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज। तो इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज बनाना चालू करेंगे। Spores will not have the cell wall, but the covering which is formed, the fruiting bodies which are formed here will have the cell wall. So as you can see here, okay, so these spores are present and these spores will have the outer covering will have the cell wall। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे spores है, correct, and they are known to resist the environment। जैसे ही एनवायरमेंट सपोर्टिव हो जाएगा, दिस विल ब्रेक, ये जैसे ब्रेक हो जाएगा, ये फेवरेबल कंडीशंस में बाहर आना चालू हो जाएगा, करेक्ट। सो इस तरीके से ये रहेगा, करेक्ट। ये लास्ट स्लाइड अथर्व को चाहिए था। अच्छा, लास्ट स्लाइड ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ओके। फिनिश्ड, ओके। अब ये लिख लिया सबने, दिस इज द प्लाज्मोडियम,
शुचि ने अभी हाथ ऊपर किया। Yes, Shuchi, you want to say something? So the plasmodium now starts differentiating, and then, okay. Sir, if slime molds bear fruit-like structures during unfavorable conditions, can they form aggregation after retaining? Yes, of course, ना. अभी fruiting bodies बन गया. Fruiting bodies क्यों बना? क्योंकि conditions unfavorable है. Once the conditions are favorable, again plasmodium बनना चालू हो जाएगा. Differentiating का मतलब आता है कौन आंसर? दीपिका, एक मिनट. हाँ, डिफरेंशिएटिंग का मीनिंग आता है व्हेन दे चेंज देयर फॉर्म. ओके, वो अपना फॉर्म बदल देते. जब वो अपना फॉर्म बदल देते उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग. ठीक है, संजीवनी ये चाहिए था. संजीवनी, संजीवनी. अच्छा, इसके पीछे का ये वाला. हो गया? Yes. हाँ, चलो अभी ये लिख लो. अनफेवरेबल कंडीशंस वाला भी हो गया क्या लिख के? Yes. ये वाला हो गया? No, sir. हाँ, इसको लिख लो. चलो हो गया. No, sir. चलो, ये हो गया हमारा टिपिकल किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा. अच्छा, मिक्सामीबा एक्चुअली इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटोजोन बेसिकली. अमीबॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं. मिक्सो मीनिंग एक्चुअली फंगाई. सो फंगाई लाइक प्रोटिस्ट है ना, तो उसका एक वन ऑफ द एग्जांपल इज मिक्सामीबा. ठीक है दीपिका? ओके, तो अभी नेक्स्ट किंगडम आता है, दैट इज किंगडम फंगाई. अभी प्रोटिस्टा में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इंपॉर्टेंट इन द सेंस कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप लोगों को शायद रेफरेंस बुक्स में मिलेगा. जस्ट गो थ्रू दैट. इतना ज्यादा डिफिकल्ट हम लोगों ने थोड़ा एक बेसिक लर्निंग लिया है ऑफ द प्रोटिस्टा विच इज इंपॉर्टेंट. जो भी इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने पढ़ा है फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, अभी नेक्स्ट आता है दैट इज किंगडम फंगाई. जो अभी लोग बोल रहे हैं कि सर अभी बस हो गया, बहुत ज्यादा हेवी होता है. नो, किंगडम फंगाई और ज्यादा हेवी रहेगा. प्लांट एनिमलिया उससे भी ज्यादा हेवी रहेगा. ठीक है, लेकिन ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे पढ़ेंगे. आई एम नॉट इन हरी. आराम से पढ़ेंगे तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप लोगों को. ठीक है,
चलो विल स्टॉप हियर. किंगडम फंगाई हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं. ओके सर इससे चलो ठीक है. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. सी यू. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे होम एंड स्टे सेफ. ओके Bye, sir. चलो Bye, बाय sir. Thank you, बाय. sir. सी यू. Yes, bye. Bye, sir. Why? Sir. हाँ सर फंगी लाइक प्रोटिस्ट का जो फर्स्ट स्लाइड था ना वो रहना लिखना रह गया मेरा सर. फंगाई लाइक प्रोटिस्ट का फर्स्ट स्लाइड कौन सा रे बाबू? ये वाला. ये तो this one? नहीं. हाँ हाँ सर 2 मिनट सर प्लीज. डन सर. ओके चलो बाय सर. गुड डे. बाय बाय बाय.